आज हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 5 स्वराज्य की नींव पढ़ने वाले हैं, जिनके लेखक है विष्णु प्रभाकर और इस पाठ का साहित्य प्रकार है एकांकी। सबसे पहले हम टाइटल का अर्थ समझेंगे कि स्वराज्य की नींव। स्व यानी हमारा, खुद का, अपना, राज्य अपना राज्य, नींव यानी गुजराती अर्थ नींव का देखें तो पायो। जिस प्रकार हम कोई भी इमारत की रचना करने वाले हैं या घर की रचना करने वाले हैं तो सबसे पहले हम क्या तैयार करते हैं, उसकी नींव तैयार करते हैं। पायो बराबर ગુજરાતીમાં કહીએ તો પાયો તૈયાર કરીએ આપણો ઘરનો, અને ત્યાર પછી એનું મકાન બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। जो नींव जो है वो मजबूत होगी तो हमारी इमारत जो है वो मजबूत होगी ही। तो यहाँ पे किसके नींव की बात कही है? स्वराज्य की, हमारे राज्य की नींव, इसकी बात की गई है। अब हम लेखक का परिचय देखते हैं। तो विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विद्याओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी जो उपन्यास है, संघर्ष के बाद ये कहानी संग्रह है उनका, नव प्रभात और डॉक्टर उनके नाटक है, प्रकाश और परछाइयाँ 12 एकांकी और अशोक ये 3 उनके एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने ये संस्मरण और रेखाचित्र है, आवारा मसीहा ये शरद चंद्र की जीवनी है आदि ये सब विष्णु प्रभाकर की कृतियाँ हैं। कि विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। कि विष्णु प्रभाकर जी ने जितनी भी रचनाएं की उन रचनाओं में हमें क्या देखने को मिलता है? तो स्वदेश प्रेम, देश के लिए प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार ही देखने को मिलता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर भी काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। कि उसके बाद उन्होंने अपना जीवन चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या किया? स्वतंत्र लेखन शुरू किया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। कि प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1897 में कि हमारा प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था कि अंग्रेजों ने हमारे भारत देश के ऊपर जो कब्जा कर लिया था उनको हटाने के लिए सबसे पहले स्वतंत्रता की लड़ाई जो है वो कब शुरू हुई थी? 1897 में। और उस लड़ाई की शुरुआत किसने की थी? लक्ष्मीबाई ने, बराबर। उसके बाद गांधी जी ये सब जो है उन्होंने देश की आज़ादी दिलाई, लेकिन ये बाद में। लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की शुरुआत किसने की थी? तो लक्ष्मीबाई ने की थी, बराबर। कि लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है स्वराज की नींव रखने में। कि हम सबको पता है हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, उन्होंने राज करना शुरू कर दिया था। तो हमारे देश के जो ऐसे महान व्यक्ति हैं, महान स्त्रियां हैं, लक्ष्मीबाई है, बहुत सारे ऐसे तो लोग हैं जिन्हें ये पसंद नहीं था। तो उन्होंने उनको हमारे देश से भगाने के लिए लड़ाई की शुरुआत की, स्वतंत्रता दिलाने के लिए युद्ध की तैयारी की। तो ऐसे स्वराज की नींव रखने में, बराबर, इस स्वराज की नींव किसने रखी? तो लक्ष्मीबाई और उनके साथियों ने। स्वराज की नींव यानी कि हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने की शुरुआत किसने की? तो लक्ष्मीबाई से शुरुआत हुई थी। तो स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज की नींव का पत्थर बनकर
जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। कि हम लोग क्या सोचते हैं कि गांधी जी हैं, सरदार वल्लभ भाई हैं, बराबर, उन्होंने देश को की आज़ादी दिलाई है। ने सही बात है, उन्होंने ही दिलाई है, लेकिन आज़ादी की शुरुआत, बराबर, युद्ध की शुरुआत किसने की थी? तो लक्ष्मीबाई और उनके साथियों ने, बराबर, उन्होंने शुरुआत की थी और वो नींव का पत्थर बने, बराबर, नींव का पत्थर बने। और उन्होंने जो शुरुआत की, उस शुरुआत में सब जुड़े और धीरे धीरे उसके बाद हमें आज़ादी मिली। कि नींव का पत्थर बनना यानी कि किसी खास कार्य की शुरुआत करना, कि हमारे देश को आज़ादी दिलाना एक खास काम था। और उस खास काम की शुरुआत किसने की? तो लक्ष्मीबाई और उनके साथियों ने। इसलिए उन्हें नींव का पत्थर हम कह सकते हैं। कि भले इन लोगों ने लड़ाई की, युद्ध किया, उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली, आज़ादी नहीं मिली, अपना स्वराज्य वापस नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो शुरुआत की थी, उस शुरुआत से लोगों में देश प्रेम और नव जागरण की भावना वो जगाते गए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अंत में भारत ने आज़ादी प्राप्त की है। इसलिए इस पाठ में जितने भी पात्र हैं, उन पात्रों को नींव का पत्थर हम कह सकते हैं, यानी कि उन्होंने शुरुआत की थी। पात्र देखते हैं हम, तो इस एकांकी के पात्र हैं लक्ष्मीबाई, जूही और मुंदर। जूही और मुंदर जो है वो लक्ष्मीबाई की सखी है। जूही जो है वो राज नर्तकी है, यानी नाचने वाली है, नर्तकी। रघुनाथ राव, तात्या और सेना नायक, ये इतने कैरेक्टर है। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। रंगमंच यानी स्टेज, कि स्टेज के ऊपर, ये एकांकी के रूप में यहाँ पे लिखा है इसलिए कि स्टेज के ऊपर युद्ध भूमि का दृश्य देखने को मिलता है। कैंप, कैंप यानी कि तंबू, टेंट, बराबर, वो कहीं पास में ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित यानी कैसी कि भड़की हुई ऐसी अवस्था यानी परिस्थिति में स्टेज के ऊपर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। यहाँ पे एकांकी के रूप में लिखा गया है इसलिए कि आगे लक्ष्मीबाई जो है वो सैनिक की वेशभूषा में है। वो बोलती है कि मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। वो जूही से बात करती है कि मेरे देखते ही देखते ये सब क्या हो गया। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। कि लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि मेरे होते हुए झांसी, कालपी, ग्वालियर ये सब कहाँ चली गई। कि मंजिल यानी लक्ष्य जो है, हमारा लक्ष्य है वो हमारे पास आकर दूर चला जाता है। कि कौन सा लक्ष्य है उनका? देश को आज़ादी दिलाना, और उनके लिए वो लोग प्रयत्न भी कर रहे हैं, फिर भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। कि उनका लक्ष्य जो है वो बार बार उनके पास आता है और वापस दूर चला जाता है। कि स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। कि लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि युद्ध करते करते स्वराज्य को मेरे पास आते देखती हूँ, कि मुझे लगता है कि अब मेरे देश को आज़ादी मिल जाएगी, ऐसा मैं देखती हूँ, लेकिन दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। कि मार्ग में हिमालय अड़ जाना, जिसका अर्थ क्या होगा कि संघर्ष करना, जिसका अर्थ क्या होगा? संघर्ष आ जाना अथवा कोई बड़ा संकट मार्ग में आ जाना। अड़ जाना यानी आ जाना। कि जैसे ही मुझे स्वराज्य मेरे हाथ में आता हुआ लगता है, तो दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय जैसी बड़ी बाधा, बड़ा संकट आकर खड़ा रह जाता है। उसे पार करती हूँ। किसे? तो ऐसी हिमालय जैसी बड़ी बाधा जो है, बड़ा संकट जो है, उस संकट को मैं जैसे तैसे दूर करती हूँ, तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। कि
इस बुरे वाक्य का अर्थ क्या होगा कि मार्ग में हिमालय अड़ जाता है और उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारती है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है उनको अपनी प्यारी झांसी जो है वो शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है, यानी कि अंग्रेजों ने उनकी झांसी हड़प ली थी और स्वराज्य की मंजिल जो है वो बार बार पास आकर उनसे दूर चली जाती है कि स्वराज्य को वो अपने पास आते हुए देखती है और तभी मार्ग में हिमालय जैसी बड़ी बड़ी बाधाएं आ जाती है। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर बराबर कि दूसरे मुसीबतों का महासागर उनके सामने आ जाता है। जब वे उस महासागर को मुसीबत को पार करना चाहती है तो क्या होता है कि उसकी डरावनी लहरें जो है वो उन्हें थपेड़े मारने लगती है और वो उन महासागरों को मुसीबतों के महासागर को वो पार करना चाहती है। तो क्या देखती है, उनसे जूझती हूँ, जूझना यानी कि सामना करना, कि जैसे तैसे मैं हिमालय जैसी बाधाएं, महासागर की डरावनी थपेड़े यानी कि जीवन में आने वाले स्वराज्य प्राप्ति के बीच में आने वाली समस्या जो है उनको मैं पार करती हूँ। तो नाविक सो जाते हैं। नाविक सो जाना मतलब कि उनके सेनापति, ये सब जो साथ देने वाले व्यक्ति है, सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब, रघुनाथ राव, ये सब जो है वो रानी लक्ष्मीबाई को आज़ादी दिलाने के लिए साथ दे रहे हैं। लेकिन वो सब भी क्या कर रहे हैं, नाविक सो रहे हैं। मतलब रानी लक्ष्मीबाई ने इन सबको नाविक बताया है, नाव चलाने वाले। क्यों? क्योंकि स्वराज्य प्राप्ति करने में इन सबको भी उनका साथ देना है। लेकिन वो रानी लक्ष्मीबाई को साथ देने की बजाय क्या कर रहे हैं, कुछ अलग ही कार्य में पड़े हुए हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज यानी क्या कि जहाँ पर हमें ऐसा लगता हो कि धरती और आकाश मिल रहे हैं। अगर हम एक जगह पे खड़े रहकर दूर नजर करते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है कि आकाश जो है वो धरती को मिलने वाला है या मिल गया है। तो उसको क्या कहते हैं, क्षितिज। कि उस तरफ जो ही क्षितिज के पास देखो, कैसी लपलपाती हुए लपटें उठ रही है। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका, प्रलय यानी कि विनाश की भूमिका है। इस देखो, उस तरफ देखो कि हमारे झांसी की क्या परिस्थिति हो रही है, कि सारी और विनाश होने वाला है। लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। राव साहब बराबर कि रघुनाथ राव बराबर वो किसमें डूबे हुए हैं, रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। कहने का अर्थ कि चारों ओर युद्ध का माहौल है बराबर। झांसी के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है। उसे पाने के लिए अंग्रेज सरकार और रानी लक्ष्मीबाई के बीच युद्ध होता है और उस युद्ध में कई सैनिक जो है वो मारे जाते हैं। तो चारों ओर रक्तमंडल यानी कि लहू ही लहू की छाया दिखाई पड़ती है। तो ऐसे वातावरण के अंदर भी ये रघुनाथ राव जो है वो हमें साथ देने के बजाय क्या कर रहे हैं, ऐसो आराम में मशगूल हो गए हैं। आवेश में आते हुए कि एकदम गुस्से में आते हुए अचानक वो मौन हो जाती है। सहसा यानी अचानक वो चुप हो जाती है, क्योंकि उन्हें जो साथ देने वाले व्यक्ति है वो ऐसो आराम में डूब गए हैं, इसलिए वो गुस्से में आ जाती है। लेकिन अचानक ही फिर मौन हो जाती है। जो ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। कि महारानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा सफल नहीं हुई कि झांसी जो है वो मेरे हाथ से निकल गई। सहसा तीव्र यानी तेज होकर कि अचानक तेज हो जाती है वो, नहीं झांसी हाथ से नहीं निकली। कि लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि नहीं, अभी भी झांसी मेरे हाथ में ही है, झांसी हाथ से निकली नहीं है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लक्ष्मीबाई क्या कहती है जूही से कि मैं मेरी झांसी किसी को नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ। लेकिन उससे क्या, वो क्या कहती है कि भले मैं अंग्रेजों का सामना करने के लिए अकेली हूँ, भले ये लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो क्या हुआ, मैं अकेली ही मेरी झांसी वापस लेकर रहूंगी। कि मैं मेरी झांसी अकेली ही वापस लेकर रहूंगी।
जूही कहती है लक्ष्मीबाई से, कौन कहता है आप अकेली है? महारानी आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह कैसी निराशा? जूही क्या कहती है लक्ष्मीबाई से कि कौन कहता है महारानी आप अकेली हो, कि आप तो गीता पढ़ती हैं। गीता यानी भगवद गीता, कि भगवद गीता जो है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही थी, और उस भगवद गीता के अंदर हमारे जीवन की, मनुष्य जीवन की जो कुछ भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का हल, जवाब इस गीता के अंदर पड़ा है। लेकिन वो हमें पढ़ना चाहिए, तो ही हम हमारे जीवन की समस्या को सुलझा सकते हैं। तो जूही कहती है लक्ष्मीबाई से कि आप तो भगवत गीता पढ़ती है, तो ये निराशा कैसे? तो आपको निराश होना नहीं चाहिए। कि जिस भी व्यक्ति को, जिस मनुष्य को जीवन के अंदर ऐसा लगे कि मेरे जीवन में निराशा ही निराशा आ गई है, तो उसे अवश्य ही एक बार भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता के अंदर हर एक जीवन की समस्या का हल दिया गया है। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी। लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि मैं निराश नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं मेरी झांसी अंग्रेजों से वापस लेकर रहूंगी। लेकिन क्या तुम जानती हो कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि मुझे विश्वास है कि मेरी झांसी में वापस लेकर रहूंगी, लेकिन तुम्हें पता है कि बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हम हमारे समाज में छुआछूत यानी कोई नीची जाति का व्यक्ति किसी ऊंची जाति के लोगों को टच कर ले, स्पर्श कर ले, तो वो अछूत हो जाते हैं, ऐसे पुराने लोगों की मान्यता थी। तो उसको क्या कहते हैं? छुआछूत। और ऊंच नीच का भेद, यानी कि तुम ऊंची जाति के, हम नीची जाति के, तुम अमीर हम गरीब, ये सब भेद मिट नहीं जाता। बराबर, कि हमारे समाज के अंदर ये सब देखने को मिलता है। छुआछूत भी देखने को मिलता है, ऊंच नीच भी देखने को मिलता है। तो ये सब भेद नहीं मिट जाता जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर, विलास प्रियता यानी ऐसो आराम को छोड़कर जन सेवक यानी लोगों के सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य हमें नहीं मिलता। कि वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है और स्वाध्याय में है ही कि बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था, कि उन्होंने क्या स्वराज्य प्राप्ति का कौन सा रास्ता बताया था? कि जब तक हमारे समाज में ऐसे भेदभाव नहीं मिट जाते, जब तक हम ऐसो आराम छोड़कर, बराबर ये सब रानी लक्ष्मीबाई तो ऐसो आराम में नहीं पड़ी है, लेकिन उनके साथ देने वाले व्यक्ति जो है वो सब ऐसो आराम में डूब गए हैं। तो ऐसे ऐसो आराम में को छोड़कर हम लोगों के सेवक नहीं बन जाते, तब तक हमें हमारा राज्य जो है वो वापस नहीं मिल सकता। वो हमें कैसे मिल सकता है? तो केवल सेवा करने से, तपस्या से और बलिदान देने से ही हमें हमारा स्वराज्य वापस मिल सकता है। जूही कहती है, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। कि जूही क्या कहती है लक्ष्मीबाई से कि भले ही गंगादास ने ये सब कहा था, लेकिन उन्होंने एक और बात भी कही थी। वो कौन सी? कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर भी एक चीज और है कि स्वराज्य की स्थापना, उसके लिए भूमि तैयार करना। बराबर, भूमि तैयार करना मुहावरा है, मतलब कि किसी भी कार्य की शुरुआत करना, आधार बनना अथवा भूमिका बनना। कि स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, कि नींव का पत्थर बनना यानी कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना। कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर भी एक और चीज है कि उस स्वराज्य की नींव का हमें पत्थर बनना। आज इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, आगे की वीडियो में आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू।